एक बहुत ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। 1860 में बना इंडियन पिनल कोड अब बंद होगा और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। बहुत देर से हम जगे। हमारे संविधान में गुरुदेव शब्द यूज किया गया सोवरिन, हम संप्रभु हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्याय व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था। अगर आप व्यवस्थाओं को देखें तो पता चलेगा जो चल रहा है ये हमारा अपना नहीं है। या तो ये 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ या तो 18वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया। ऐसे एक एक करके कानून बनाते चले गए। अब उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसमें 5-6 बड़े अच्छे काम हो गए हैं। पहली बात तो कई अपराधों को इसमें शामिल कर लिया गया जो अलग अलग थे। जैसे अलगाववाद को भी इसमें ले लिया है, आतंकवाद को भी इसमें ले लिया है, तारीख पे तारीख रोकने के लिए एक टाइम बाउंड जजमेंट सिस्टम दे दिया है। पुलिस अनलिमिटेड समय तक टाइम जांच करने नहीं करेगी, बल्कि एक टाइम के विदिन चार्जशीट फाइल कर देगी। जो नए नए तरीके के अपराध हो रहे हैं उससे निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी अब एविडेंस मान लिया गया। हमारे देश में पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना नहीं जाता, आज भी नहीं माना जाता है। 1 जुलाई के बाद माना जाएगा। 1 जुलाई के बाद आपकी व्हाट्सएप की चैटिंग, 1 जुलाई के बाद आपकी फेसबुक की चैटिंग, 1 जुलाई के बाद झूठ बोलने पे आपका टेस्ट भी किया जा सकता है। 1 जुलाई के बाद आपकी जो है नार्को का जो रिजल्ट आएगा उसको भी एविडेंस माना जा सकता है। 1 जुलाई से सब बदलने वाला। एक बड़ा फायदा यह होगा कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि पुलिस 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक जांच करती रहती है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो पुलिस की लाइबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। जजों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है कि आप तारीख पे तारीख अनलिमिटेड नहीं देंगे, बल्कि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला देने के लिए भी एक टाइम फ्रेम कर दिया गया कि आपको फैसला इतने दिन में दे ही देना है। तो मेरा यह मानना है कि लोगों को न्याय मिलने में अभी काफी सहूलियत हो जाएगी। सुधार और जरूरत है, और भी होता रहेगा, आगे भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अमेरिका ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने भ्रष्टाचार अपराध के सारे कानूनों को एक कानून में मर्ज कर दिया, चैप्टर वाइज। जब इसमें 150 चैप्टर है, सारे के सारे अपराध उन्होंने एक किताब में शामिल कर दिया। तो पुलिस के लिए एफआईआर लिखना आसान होता है, उसको 10 किताब नहीं खोलना, 15 किताब नहीं खोलना। आप जो कंप्लेन देंगे वो इस पे इंडेक्स पे जाएगा। चैप्टर नंबर 1 ये, चैप्टर नंबर 2 ये, चैप्टर नंबर 3, जितने अपराध उतने चैप्टर है। बैंकिंग फ्रॉड भी इसी में है, साइबर फ्रॉड भी इसी में है, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर भी इसी में है, एक्सटॉर्शन भी इसी में है, यानी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, घुसपैठ, सब कुछ इसी एक में ही है। तो ये एफआईआर लिखना आसान होता है क्योंकि बेचारे जो कांस्टेबल है जिसको एफआईआर लिखना है उसको 50 की 10 किताब खोलना नहीं, इधर उधर एक ही किताब में जाएगा, इंडेक्स में जाएगा, वहीं देखता चला जाएगा। 2 चीजों में बदलाव की जरूरत है मुझे लगता है संविधान में। पहला, हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया और उसमें सब प्रावधान जोड़ दिया आर्टिकल 21A। लेकिन 2 और बड़े बदलाव की जरूरत है। दूसरा होना चाहिए राइट टू हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्पेशली उसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मुझे लगता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, तो आर्टिकल 21B राइट टू हेल्थ होना चाहिए और आर्टिकल 21C राइट टू जस्टिस होना चाहिए। ये 2 बदलाव की जरूरत है। हेल्थ और जस्टिस, इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की जरूरत है। वैसे इनडायरेक्टली दोनों फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है ये फंडामेंटल राइट है, बहुत सारे इस पे जजमेंट है, लेकिन बाकायदा स्पेशली नहीं हमारे संविधान में कहीं लिखा है कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है और राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। और जस्टिस भी कैसे? जस्टिस विद इन ईयर, अनलिमिटेड नहीं। हमारे प्राचीन जो जस्टिस सिस्टम है, आपके यहां तो गुरुदेव एक इसका भी कोर्स चल ही रहा है। अगर आप पहले जाएं तो देखें हमारे यहां देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। छोटे मुकदमे 1 घंटे के अंदर, जस्टिस विद इन आवर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, जस्टिस विद इन डे। 3-4 घंटे 5 लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। सुबह 10 बजे पंचायत शुरू हुई तो शाम को 4-5 बजे उठते उठते जस्टिस विद इन डे हो गया।
और कॉम्प्लिकेटेड केस था तो जस्टिस विद इन वीक, सोमवार को भी बैठे, मंगलवार को भी बैठे, बुधवार को बैठे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन बैठे और फैसला हो गया। मुझे आचार्य चाणक्य तक और इवन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जस्टिस सिस्टम था, वहां तक कभी मुझे जस्टिस विद इन मंथ नहीं दिखाई पड़ा कि किसी मुकदमे की सुनवाई 1 महीने तक चली। ऐसा मुझे नहीं है, अगर आप लोगों को ध्यान में हो कोई केस ऐसा चाणक्य तक हुआ हो तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे ऐसा केस दिखाई नहीं पड़ा। 1-2 केस हुए हैं जो 1-8 महीने चले हैं, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, उसका एक उल्लेख आता है। लेकिन हमारे देश में कभी जस्टिस विद इन ईयर नहीं होता था, यानी जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, और मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन में जस्टिस विद इन मंथ होता था। और आज की डेट में जस्टिस विद इन डिकेड होता है, तब भी नहीं हो रहा। जौनपुर में सर एक केस चल रहा है 10 बीघे जमीन का, 1985 में शुरू हुआ, 2024 कंप्लीट हो गया, 39 साल पूरे हो गए, 40वां साल शुरू हो चुका है। 10 बीघे जमीन में केवल यह प्रूव होना है कि किसकी वसीयत असली है। एक ऐसे मिश्रा जी थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो 2 लोगों ने उनकी वसीयत कराई। बस यह डिसाइड होना है किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। और यह केस अभी सबसे लोअर लेवल पे चल रहा है, चकबंदी अधिकारी उसको बोलते हैं, सीओ बोलते हैं उसको। जो लोग यूपी बिहार के होंगे उनको यह टर्म ध्यान होगा, उसको कंसोलिडेशन ऑफिसर कहते हैं, चकबंदी अधिकारी। उसके बाद वहां से अगर वो जीत जाए, 40 साल पूरे हो चुके हैं, तो अपील होगी एसओसी के यहां, वहां से जीत जाएगा, अपील होगी डीडीसी के यहां, वहां से जीत जाएगा, अपील होगी हाईकोर्ट में, नहीं चकबंदी कमिश्नर के यहां, वहां से जीतने के बाद अपील होगी हाईकोर्ट में, वहां से अपील होने के बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट। 40 साल हो चुका है, सबसे बॉटम लेवल पे है। अभी इसके बाद एसओसी, डीडीसी, चकबंदी कमिश्नर, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने झूठ के खिलाफ कानून नहीं बनाया। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, और सारी समस्या का मूल कारण यही है। झूठों की झूठ कम करने के लिए भी योग को बढ़ाना जरूरी है। जनरली योगी आदमी झूठ नहीं बोलता, कम बोलता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। योगी आदमी झूठ बोलता है किसी की जान बचाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं झूठ बोलता। तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है, स्वाभाविक सी बात है। उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है सच बोलने की आजादी है, झूठ बोलने की नहीं। हमारे देश में झूठ बोलना भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो चुका है, और नतीजा यह है, कितनी बार हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला जाता है। सामान्यतः 50% प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी बोला जाता है, भाषणों में झूठ बोला जाता है, बाकी तो छोड़िए, जज के सामने झूठ बोला जाता है, एफिडेविट देके झूठ बोला जाता है। केवल एक कानून बन जाए कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी, यह कानून बनते ही झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी, झूठा एफआईआर बंद हो जाएगा, झूठी जांच बंद हो जाएगी, झूठा हलफनामा बंद हो जाएगा, झूठी गवाही बंद हो जाएगी। जैसे आपने कहा झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी, फादर भी बेटे के लिए गवाही, झूठी गवाही नहीं देगा। सोचेगा भैया ये बेटा तो फंसा, हम भी फंस जाएंगे, इसलिए कम से कम एक ही फंसने दो, दूसरा ना फंसे। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एकदम अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा अगर हमने झूठ को गंभीर अपराध बना दिया, और दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध। हमारे देश में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में झूठ को भी गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमे गुरुदेव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक केस से अगर एक परिवार परेशान है, तो अमूमन एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो 30 करोड़ लोग मुकदमों से टेंशन में। 30 करोड़, 5 करोड़ परिवार मतलब 30 को, ऐसा थोड़ी जो तारीख पे तारीख जाता है उसी को टेंशन है, पत्नी को भी टेंशन होती है, बच्चों को भी टेंशन होती है, माता पिता को भी टेंशन होती है। तो ये राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जस्टिस, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। और जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सबसे आवश्यक यही है कि झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए 4-5 बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। पुलिस हमारी चूंकि राज्यों के अधीन है, इसलिए वो स्वतंत्र निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है। तो एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी पुलिस क्या है, वो स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है। 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, उसमें भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। इतना हो जाए, लोगों के जीवन में बहुत आराम आ जाएगा, लोगों की जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। और हम जिस राम राज्य की स्थापना की सोच रहे हैं, और हम जो राम राज्य की बात करते हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों में हमें बदलाव करना पड़ेगा: एजुकेशन, हेल्थ और जुडिशरी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ और राइट टू जस्टिस, इन 3 पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। राइट टू एजुकेशन पे भी काम शुरू हो चुका है, राइट टू हेल्थ पे भी काम शुरू हो चुका है,
राइट टू जस्टिस पे भी काम शुरू हो चुका है। 1 जुलाई से आपकी 3 कानून लागू होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी इसमें और करने की जरूरत है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में इसमें बदलाव होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।